नमस्कार। आप देख रहे हैं अर्थनीति एक्सप्लेन्ड। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस यानी बीओपी क्राइसिस। लेकिन हम इस टॉपिक को टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एक सिंपल बट पावरफुल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी देश के पास अपनी करेंसी है, अपनी गवर्नमेंट है, अपना सेंट्रल बैंक है, तो फिर वो डॉलर क्राइसिस में कैसे फंस सकता है? इंडिया रुपी यूज़ करता है, अमेरिका डॉलर यूज़ करता है, यूरोप यूरो यूज़ करता है, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है, क्रूड ऑयल, फॉरेन डेप्ट रिपेमेंट, मशीनरी, इंपोर्ट्स, ग्लोबल पेमेंट्स, तब सिर्फ डोमेस्टिक करेंसी काफ़ी नहीं होती। इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें समझना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आज के वीडियो के एंड तक आपको बीओपी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैड यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व्स, इंपोर्ट कवर और इंडिया के 1991 क्राइसिस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन का मतलब होता है जिस देश के पास अपनी पॉलिटिकल और मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। इंडिया के पास आरबीआई है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई इंडियन रुपी इशू करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अनलिमिटेड रुपी प्रिंट करके हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर एक्सेसिव रुपी प्रिंटिंग होगी तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ सकती है, रुपी डेप्रिसिएट हो सकता है और मार्केट का कॉन्फिडेंस गिर सकता है। अब दूसरी बात समझिए, रुपी इंडिया के अंदर काम करता है, लेकिन जब इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, फॉरेन लोन्स रिपे करता है या इंटरनेशनल मशीनरी बाय करता है, तो उससे फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, मेनली डॉलर्स। इसीलिए बीओपी क्राइसिस डोमेस्टिक मनी शॉर्टेज नहीं होता, ये फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है पेमेंट करने के लिए इमीडिएटली अवेलेबल पैसा। एग्जाम पॉइंट से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बीओपी क्राइसिस का कोर इशू होता है फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज, ना कि डोमेस्टिक करेंसी की सिंपल शॉर्टेज। अब सेंट्रल मिस्ट्री को समझते हैं। एक देश के पास अपनी करेंसी है, अपना सेंट्रल बैंक है, अपनी बैंकिंग सिस्टम है, अपनी गवर्नमेंट है, फिर भी वो डॉलर क्राइसिस में कैसे आ सकता है? सिंपल आंसर है क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के रूल्स अलग होते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंडिया रुपी यूज़ कर सकता है, गवर्नमेंट सैलरी रुपीज़ में पे करती है, लोकल शॉप्स रुपीज़ एक्सेप्ट करते हैं, इंडियन बैंक्स रुपी डिपॉजिट्स हैंडल करते हैं। लेकिन ग्लोबल पेमेंट्स में सिचुएशन डिफरेंट होती है। ऑयल एक्सपोर्टर्स, फॉरेन लेंडर्स, ग्लोबल मशीनरी सप्लायर्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स रुपी एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी नहीं होते। उन्हें ग्लोबली एक्सेप्टेड फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, जैसे यूएस डॉलर। यहाँ एक वॉल क्रिएट होती है, लोकल बैंकिंग अथॉरिटी वर्सेस ग्लोबल पेमेंट्स वॉल। आपके पास लोकल करेंसी हो सकती है, लेकिन ग्लोबल पेमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। इसी वॉल को समझना बीओपी क्राइसिस को समझने की की है। अब डेफिनेशन पर आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। सिंपल लैंग्वेज में बीओपी देश का एक्सटर्नल इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड है। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हो, कितनी इनकम आई, कितना खर्चा गया, कितना सेविंग हुआ, कितना लोन लिया, वैसे ही बीओपी देश का रिकॉर्ड है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितना पैसा अंदर आया और कितना बाहर गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन है, बीओपी को बैलेंस शीट नहीं बोलना चाहिए। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाती है। बीओपी एक फ्लो स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक पीरियड के दौरान होने वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। एग्जाम पॉइंट से ये सेंटेंस हमेशा याद रखिए, बीओपी इज अ फ्लो स्टेटमेंट, नॉट अ स्टॉक स्टेटमेंट। यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म क्लियर करना बहुत जरूरी है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। बीओपी रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, लेकिन यहाँ रेसिडेंट का मतलब सिर्फ सिटीजन नहीं होता। रेसिडेंट का मतलब होता है वो पर्सन, फर्म, बैंक, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या एंटिटी जिसका मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करके डॉलर्स कमाती है तो क्या होता है, डॉलर्स इंडिया में आते हैं, इसलिए बीओपी में ये क्रेडिट एंट्री होगी। क्रेडिट का सिंपल मतलब फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन कंपनी जर्मनी से मशीनरी इंपोर्ट करती है तो इंडिया से फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, इसलिए ये डेबिट एंट्री होगी। डेबिट का सिंपल मतलब फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो। एग्जाम पॉइंट से ये सेंटेंस हमेशा याद रखिए, बीओपी में सिटीजन होना मेन कंडीशन नहीं है,
इकोनॉमिक रेसिडेंस इंपॉर्टेंट है। बीओपी को समझने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग रूल याद रखो। इनफ्लोज आर क्रेडिट्स, आउटफ्लोज आर डेबिट्स। अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है तो क्रेडिट, अगर फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जा रही है तो डेबिट। एग्जाम्पल 1, इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन बायर पेमेंट करता है, डॉलर इंडिया में आया, ये क्रेडिट है। एग्जाम्पल 2, इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इंडिया को डॉलर पे करना पड़ता है, डॉलर बाहर गया, ये डेबिट है। एग्जाम्पल 3, फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाती है, कैपिटल इंडिया में आता है, ये क्रेडिट है। इंडिया फॉरेन लोन का इंटरेस्ट रिपे करता है, डॉलर बाहर जाता है, ये डेबिट है। इस सिंपल इनफ्लो आउटफ्लो लॉजिक को समझ लिया तो बीओपी का हाफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम ट्रिक यहाँ पर ये है, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्रेडिट, इम्पोर्ट इज इक्वल टू डेबिट, कैपिटल इनफ्लो इज इक्वल टू क्रेडिट एंड कैपिटल आउटफ्लो इज इक्वल टू डेबिट। अब बीओपी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। बीओपी सिर्फ ट्रेड बैलेंस नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से बीओपी को एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट समझ लेते हैं। एक्चुअली वो सिर्फ एक पार्ट है। बीओपी के 3 मेजर पिलर्स होते हैं। फर्स्ट, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डे टू डे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आते हैं, गुड्स, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स। सेकेंड, कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट। इसमें इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग फ्लोज आते हैं। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल लोन्स, बैंकिंग कैपिटल, एनआरआई डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। थर्ड, रिजर्व्स अकाउंट। इसमें सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गोल्ड, एसडीआर्स और आईएमएफ रिलेटेड पोजीशंस आते हैं। रिजर्व्स गैप को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। सिंपल लाइन है, करंट अकाउंट बताता है कि देश ग्लोबल इकोनॉमी से रेगुलरली कितना कमा और खर्चा कर रहा है। कैपिटल अकाउंट बताता है कि देश इन्वेस्टमेंट और लोन्स के थ्रू कितना पैसा अट्रैक्ट या सेंड कर रहा है। रिजर्व्स अकाउंट बताता है कि सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज बफर कैसे यूज कर रहा है। करंट अकाउंट बीओपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, गुड्स ट्रेड, ऑल्सो कॉल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड। इसमें फिजिकल गुड्स आते हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, स्टील एक्सेट्रा। सेकेंड, सर्विसेज। सर्विसेज इनविजिबल होती हैं क्योंकि उन्हें फिजिकल बॉर्डर पर कस्टम्स ऑफिसर चेक नहीं करता। एग्जाम्पल, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी। थर्ड, प्राइमरी इनकम। इसका मतलब है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, वेजेस जो फॉरेन एसेट्स या लायबिलिटीज से अर्न या पे किए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर इंडियन कंपनी ने अब्रॉड इन्वेस्टमेंट किया और उससे डिविडेंड मिला तो इनकम रिसीट। अगर फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट ले जाता है तो इनकम पेमेंट। फोर्थ, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स वो पेमेंट्स होते हैं जिनके बदले डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलती। एग्जाम्पल, रेमिटेंसेज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स। एग्जाम पॉइंट से ध्यान रखिए, करंट अकाउंट इज इक्वल टू गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस इनकम प्लस ट्रांसफर्स। अब एक क्लासिक एग्जाम डिस्टिंक्शन, विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स फिजिकल गुड्स होते हैं जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, स्टील, टेक्सटाइल्स। इन्हें बॉर्डर पर फिजिकली वेरीफाई किया जा सकता है। इनविजिबल आइटम्स फिजिकल गुड्स नहीं होते, ये सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, टूरिज्म, शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, रेमिटेंसेज। इंडिया के केस में एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट अक्सर हाई होता है, मतलब गुड्स इंपोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं। लेकिन इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स स्पेशली आईटी सर्विसेज और रेमिटेंसेज से फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट को पार्शियली ऑफसेट करते हैं। यही रीज़न है कि सिर्फ गुड्स ट्रेड देखकर एक्सटर्नल सेक्टर का फुल पिक्चर नहीं मिलता। एग्जाम लाइन से याद रखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली गुड्स को कवर करता है बट करंट अकाउंट गुड्स प्लस इनविजिबल्स को कवर करता है। अब आते हैं कैट यानी करंट अकाउंट डेफिसिट पर। कैट तब होता है जब करंट अकाउंट पेमेंट्स करंट अकाउंट रिसीट से ज़्यादा हो जाते हैं। सिंपल फॉर्मूला स्टाइल में करंट अकाउंट रिसीट्स लेस देन करंट अकाउंट पेमेंट्स इज इक्वल टू कैड या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट। एग्जाम्पल से समझिए, सपोज इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल $100 बिलियन है और इंडिया एक्सपोर्ट, सर्विसेज, रेमिटेंसेज, इनकम रिसीट्स मिलाकर $80 बिलियन अर्न करता है, तो $20 बिलियन का गैप बन गया। ये गैप करंट अकाउंट डेफिसिट है।
कैड का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी इमीडिएटली क्राइसिस में है। डेवलपमेंट फेज में कंट्रीज ऑफन कैपिटल गुड्स, ऑयल, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, इसलिए मॉडरेट कैड नॉर्मल हो सकता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कैड हाई हो, परसिस्टेंट हो और स्टेबल फॉरेन इनफ्लोज से फाइनेंस ना हो पा रहा हो। एग्जाम पॉइंट से हमेशा ध्यान रखिए, कैड इटसेल्फ इज नॉट ऑलवेज अ क्राइसिस। कैड बिकम्स डेंजरस व्हेन फाइनेंसिंग बिकम्स अनस्टेबल। अब सवाल है, अगर करंट अकाउंट में गैप है तो गैप का पैसा आएगा कहाँ से? यही रोल होता है कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट का। कैपिटल या फिर फाइनेंशियल अकाउंट इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और एसेट लायबिलिटी फ्लोज को रिकॉर्ड करता है। इसमें आते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉरेन कंपनी इंडिया में प्लांट लगाए। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट में पैसे लगाएं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जब इंडियन फर्म्स फॉरेन लेंडर्स से लोन लेते हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स, जब नॉन रेसिडेंट इंडियंस इंडियन बैंक्स में फॉरेन करेंसी या रुपी डिपॉजिट्स रखते हैं। फॉरेन बैंक क्रेडिट, मल्टीलेटरल लोन्स, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलेटेड फ्लोज, ये भी कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट में रेलिवेंट होते हैं। सिंपल लाइन है, करंट अकाउंट बताता है ट्रेड और इनकम का गैप, कैपिटल अकाउंट बताता है उस गैप को फाइनेंस करने के लिए कैपिटल कहाँ से आ रहा है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, एफडीआई वर्सेस एफपीआई। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एग्जाम्पल, कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में फैक्ट्री लगाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाती है, टेक्नोलॉजी सेंटर खोलती है या बिजनेस एसेट्स क्रिएट करती है। एफडीआई रिलेटिवली स्टेबल माना जाता है बिकॉज फैक्ट्री को एक दिन में बंद करके फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल कर नहीं ले जा सकते। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। ये ज़्यादा लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब क्विकली सेल करके पैसा निकाला जा सकता है। इसीलिए एफपीआई को कभी कभी हॉट मनी भी कहा जाता है। हॉट मनी का मतलब ऐसा कैपिटल जो ग्लोबल पैनिक, इंटरेस्ट रेट चेंजेस या कॉन्फिडेंस लॉस के टाइम जल्दी एग्जिट कर सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, एफडीआई इज जनरली मोर स्टेबल, एफपीआई इज मोर वोलाटाइल। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बीओटी सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट्स माइनस गुड्स इंपोर्ट्स को मेजर करता है। अगर गुड्स एक्सपोर्ट्स गुड्स इंपोर्ट्स से ज़्यादा हैं तो ट्रेड सरप्लस, अगर गुड्स इंपोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा हैं तो ट्रेड डेफिसिट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। बीओपी में गुड्स के साथ सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स, इन्वेस्टमेंट फ्लोज, लोन्स, रिजर्व सब इंक्लूड होते हैं। इसलिए लाइन याद रखिए, बीओटी या बैलेंस ऑफ ट्रेड पिक्चर का एक हिस्सा है, बीओपी या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी फिल्म है। एग्जाम्पल, एक कंट्री का गुड्स ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, एफटीआई इनफ्लोज और कैपिटल इनफ्लोज की वजह से ओवरऑल बीओपी कंफर्टेबल हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, बीओटी इज नैरो, बीओपी इज कॉम्प्रिहेंसिव। टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑलवेज बैलेंसेस। फिर क्वेश्चन आता है, अगर बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस तो बीओपी क्राइसिस कैसे होता है? आंसर है, बीओपी अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस होता है, इकोनॉमिक सेंस में नहीं। अकाउंटिंग सेंस का मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से हर क्रेडिट का मैचिंग डेबिट होता है। अगर क्रेडिट अकाउंट में डेफिसिट है तो वो कैपिटल इनफ्लो, बोरोइंग, आईएमएफ सपोर्ट या फॉरेक्स रिजर्व यूज से फाइनेंस होगा, इसलिए अकाउंट्स बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी डिफरेंट है। अगर डेफिसिट को रिपीटेडली इमरजेंसी बोरोइंग से, शॉर्ट टर्म डेप्ट से या फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म करके फाइनेंस करना पड़ रहा है तो इकोनॉमी सेफ नहीं है। एग्जाम लाइन ये है, बीओपी बैलेंसेस एज एन अकाउंटिंग आइडेंटिटी बट इट मे बी इन इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम। अब समझते हैं कि कैड फाइनेंस कैसे होता है। सपोज करंट अकाउंट में डॉलर आउटफ्लो ज़्यादा है, देश को गैप फिल करना है। पहला सोर्स है एफडीआई, ये स्टेबल नॉन डेप्ट फ्लो होता है। फॉरेन कंपनीज लॉन्ग टर्म एसेट्स क्रिएट करती हैं, इमीडिएट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होता। एफपीआई या एफआईआई दूसरा सोर्स है, ये स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट के थ्रू आते हैं। हेल्पफुल होते हैं लेकिन रिस्की भी, क्योंकि पैनिक में एग्जिट कर सकते हैं। सोर्स 3, एनआरआई डिपॉजिट्स एंड एक्सटर्नल लोन्स, ये टेम्प्रोरी सपोर्ट देते हैं लेकिन फ्यूचर रिपेमेंट प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं।
सोर्स 4 फॉरेक्स रिजर्व्स। अगर कैपिटल इनफ्लो सफिशिएंट हो तो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स यूज कर सकता है, लेकिन रिपीटेड रिजर्व डिप्लीशन डेंजर सिग्नल होता है। एग्जाम पॉइंट से कैड का साइज इंपॉर्टेंट है, बट कैड की फाइनेंसिंग क्वालिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैड कब डेंजरस बनता है? कैड तब डेंजरस होता है जब वो हाई हो, परसिस्टेंट हो और अनस्टेबल कैपिटल फ्लोज या फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीशन से फाइनेंस हो रहा हो। हाई का मतलब डेफिसिट कंटिन्यूअसली लार्ज है, परसिस्टेंट का मतलब वन टाइम शॉक नहीं, रिपीटेड पैटर्न है। अनस्टेबल फाइनेंसिंग का मतलब लॉन्ग टर्म एफडीआई के बजाय शॉर्ट टर्म डेब्ट, हॉट मनी या रिजर्व्स यूज हो रहे हैं। डेंजर साइंस देखिए, एक्सपोर्ट्स वीक हो रहे हैं, एसेंशियल इंपोर्ट्स स्पेशली ऑयल हाई हैं, सर्विसेज और रेमिटेंसेज गैप को ऑफसेट नहीं कर पा रहे, शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, रुपी प्रेशर में आ रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स फॉल कर रहे हैं। जब ये सिग्नल्स एक साथ आते हैं तब कैड क्राइसिस का फॉर्म ले सकता है। एग्जाम पॉइंट से CAD is sustainable only when it is financeable without creating panic, debt stress or reserve exhaustion. अब टर्म आता है BOP डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब है इम्बैलेंस। BOP डिसइक्विलिब्रियम तब होता है जब एक्सटर्नल पेमेंट्स और रिसीट्स में परसिस्टेंट इम्बैलेंस हो। इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप समझिए। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। ये तब होता है जब इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में डीप प्रॉब्लम हो। एग्जाम्पल, वीक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज, एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस। अगर देश कंटिन्यूअसली एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं है तो स्ट्रक्चरल डेफिसिट बन सकता है। सेकेंड, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। यह बिजनेस साइकिल्स या टेम्पोररी शॉक से आता है। एग्जाम्पल, ग्लोबल रिसेशन, ऑयल प्राइस शॉक, ड्रॉट, डिमांड स्लो डाउन। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम ज़्यादा सीरियस होता है क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉलिसी रिफॉर्म्स और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूवमेंट से आता है। एग्जाम पॉइंट से टेम्पोररी इम्बैलेंस साइक्लिकल हो सकता है, परसिस्टेंट इम्बैलेंस स्ट्रक्चरल हो सकता है। अब क्राइसिस मैकेनिज्म को फ्लो में समझते हैं। स्टेप 1, ऑयल और इंपोर्ट शॉक। अगर ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ जाते हैं और कंट्री ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट है तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है। स्टेप 2, कैड एंड रिजर्व्स प्रेशर। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होता है। अगर कैपिटल इनफ्लो सफिशिएंट नहीं है तो रिजर्व्स यूज करने पड़ते हैं। स्टेप 3, कॉन्फिडेंस फॉल्स। जब रिजर्व्स गिरते हैं इन्वेस्टर सोचते हैं क्या कंट्री एक्सटर्नल पेमेंट्स मैनेज कर पाएगी। क्रेडिटर्स कॉशियस हो जाते हैं, NRI डिपॉजिट्स विदड्रॉ हो सकते हैं, कैपिटल आउटफ्लो का रिस्क बढ़ता है। स्टेप 4, रुपी प्रेशर एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स। रुपी डेप्रिसिएट हो सकता है, इंपोर्ट्स और महंगे होते हैं, गवर्नमेंट को IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सपोर्ट, इंपोर्ट कंप्रेशन, स्टेबलाइजेशन या रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ सकती है। सिंपल क्राइसिस चेन हमेशा दिमाग में रखिए। इंपोर्ट शॉक लीड्स टू कैड, कैड राइजेस, इट लीड्स टू रिजर्व्स फॉलिंग and reserves falling leads to confidence falling, which further leads to capital outflow, then it leads to currency pressure and finally the result is crisis response. अब इस कॉन्सेप्ट को इंडिया के 1991 केस से समझते हैं। इंडिया का 1991 BOP क्राइसिस एक दिन में नहीं आया, इसका बिल्टअप 1980s से हो रहा था। मिड 1980s में ट्विन डेफिसिट प्रेशर बना। ट्विन डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों साथ साथ बढ़ना। फिस्कल डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज़्यादा हो। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब फॉरेन पेमेंट्स फॉरेन रिसीट से ज़्यादा हैं। लेट 1980s में एक्सटर्नल डेप्ट बढ़ा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और NRI डिपॉजिट्स पर डिपेंडेंस बढ़ी, डेप्ट सर्विस बर्डन हाई हुआ। डेप्ट सर्विस का मतलब एक्सटर्नल डेप्ट का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिपेमेंट। 1990 में गल्फ वार या कुवैत क्राइसिस आया, ऑयल प्राइसेस बढ़े, इंडिया का इंपोर्ट बिल इंक्रीज हुआ। 1991 तक फॉरेक्स रिजर्व्स डेंजरसली लो हो गए, लगभग 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लेवल तक। एग्जाम पॉइंट से याद रखिए, 1991 क्राइसिस वाज कॉज्ड बाय बोथ डोमेस्टिक वीकनेसेस एंड एक्सटर्नल शॉक्स। अब 1991 के ट्रिगर इवेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। फर्स्ट ट्रिगर, गल्फ वार या फिर कुवैत क्राइसिस। गल्फ वार के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़े, इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट था, इसलिए इंपोर्ट बिल सडनली जंप हुआ। सेकेंड ट्रिगर, NRI डिपॉजिट्स एंड कॉन्फिडेंस प्रेशर।
गल्फ रीजन से रेमिटेंसेज और एनआरआई कॉन्फिडेंस पर प्रेशर आया। एनआरआई डिपॉजिट्स का आउटफ्लो भी बढ़ा। जब फॉरेन करेंसी इनफ्लो स्लो होते हैं और आउटफ्लोज इंक्रीज होते हैं, रिजर्व्स पर प्रेशर बढ़ता है। थर्ड ट्रिगर, क्रेडिट कॉन्फिडेंस शॉक। फॉरेन लेंडर्स कॉशियस हो गए। इंडिया को न्यू बोरोइंग या शॉर्ट टर्म क्रेडिट रोल ओवर करना डिफिकल्ट होने लगा। रोल ओवर का मतलब ओल्ड शॉर्ट टर्म लोन को न्यू लोन से रिप्लेस कर पाना। जब रोल ओवर डिफिकल्ट हो जाए तो इमीडिएट रीपेमेंट प्रेशर बढ़ जाता है। ये सब मिलकर परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं। ऑयल बिल हाई, रिजर्व्स लो, कॉन्फिडेंस वीक, बोरोइंग डिफिकल्टी। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म, इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर बताता है कि कंट्री के एग्जिस्टिंग फॉरेक्स रिजर्व से कितने मंथ्स के इंपोर्ट्स पे किए जा सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, अगर कंट्री के रिजर्व $60 बिलियन हैं और मंथली इंपोर्ट बिल $10 बिलियन है, तो इंपोर्ट कवर 6 मंथ्स है। इंपोर्ट कवर को आप फॉरेक्स टैंक की तरह समझ सकते हो। टैंक फुल है तो मार्केट कॉन्फिडेंट होता है, टैंक एम्प्टी हो रहा है तो पैनिक क्रिएट होता है। 1991 में इंडिया का इंपोर्ट कवर लगभग 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स तक सीमित रह गया था। मतलब एसेंशियल इंपोर्ट्स जैसे ऑयल के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज का रिस्क था। बट इम्पॉर्टेंट नुएंस ये है, कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल रूल नहीं है कि एग्जैक्टली कितने मंथ्स का इंपोर्ट कवर हेल्दी होता है। एडिक्वेसी डिपेंड करती है इंपोर्ट डिपेंडेंस, शॉर्ट टर्म डेप्ट, कैपिटल फ्लो रिस्क और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पर। एग्जाम पॉइंट से याद रखिए, लो इंपोर्ट कवर इज अ मेजर वार्निंग सिग्नल इन बीओपी क्राइसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इंडिया के पास आरबीआई है तो रुपी प्रिंट करके क्राइसिस सॉल्व क्यों नहीं किया? आंसर है, रुपी लोकल करेंसी है, इट वर्क्स ओनली इन इंडिया। लेकिन क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स, फॉरेन मशीनरी सप्लायर्स, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, इंटरनेशनल लेंडर्स, ये मोस्टली फॉरेन करेंसी डिमांड करते हैं, स्पेशली डॉलर्स या अदर हार्ड करेंसीज। हार्ड करेंसी का मतलब ग्लोबली वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, येन, पाउंड। रुपी प्रिंट करने से डॉलर्स क्रिएट नहीं होते। अगर इंडिया एक्सेसिव रुपी प्रिंट करता तो डोमेस्टिक मनी सप्लाई बढ़ती, इससे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ सकता था। रुपी डिप्रिसिएशन और वर्शन हो सकती थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और गिर सकता था। सो क्राइसिस का सॉल्यूशन रुपी प्रिंटिंग नहीं था, सॉल्यूशन था फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना, इंपोर्ट्स मैनेज करना, करेंसी एडजस्ट करना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना। तो ध्यान रखिए, डोमेस्टिक करेंसी क्रिएशन कैन नॉट डायरेक्टली सॉल्व फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेजेस। अब देखते हैं इंडिया ने 1991 क्राइसिस में क्या रिस्पॉन्स दिया। फर्स्ट रिस्पॉन्स था गोल्ड प्लेज। इंडिया ने इमरजेंसी फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी के लिए गोल्ड प्लेज किया। प्लेज का मतलब गोल्ड को कोलैटरल के रूप में रखकर फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना। सेकंड, आईएमएफ एंड मल्टीलैटरल सपोर्ट। इंडिया ने आईएमएफ और अदर मल्टीलैटरल सोर्सेज से सपोर्ट लिया। आईएमएफ सपोर्ट जनरली स्टेबलाइजेशन मेजर्स के साथ आता है। स्टेबलाइजेशन का मतलब शॉर्ट टर्म मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन, डेफिसिट, एक्सटर्नल पेमेंट्स प्रेशर, रिजर्व्स प्रेशर। थर्ड, रुपी डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू ऑफिशियली रिड्यूस करना अंडर अ मैनेज सिस्टम। इससे एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो सकते हैं, जिससे एक्सटर्नल इम्बैलेंस करेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है। फोर्थ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ट्रेड लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपननेस और ब्रॉडर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। हमेशा याद रखिए, 1991 क्राइसिस लेड टू बोथ स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। अब फाइनल पॉइंट्स रैप अप करते हैं। बीओपी क्राइसिस का सिंपल मीनिंग, जब किसी देश के पास एक्सटर्नल पेमेंट सेटल करने के लिए इनफ फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं होता, तब बीओपी क्राइसिस का रिस्क बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि देश के पास डोमेस्टिक पैसा बिल्कुल नहीं है। कोर पॉइंट ये है, डोमेस्टिक मनी और फॉरेन एक्सचेंज सेम चीज़ नहीं होते। रुपी प्रिंट हो सकता है, लेकिन डॉलर्स अर्न करने पड़ते हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स, सर्विसेज, रेमिटेंसेज, बोरो करने पड़ते हैं थ्रू लोन्स, अट्रैक्ट करने पड़ते हैं थ्रू एफडीआई, एफपीआई, एनआरआई डिपॉजिट्स या रिजर्व से यूज़ करने पड़ते हैं। एग्जाम आंसर लिखते वक्त स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए। डेफिनेशन लीड्स टू कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स लीड्स टू कॉजेज, कॉजेज लीड्स टू सिम्टम्स, symptoms leads to India 1991 case, and India 1991 case leads to policy response which finally leads to conclusion. Final takeaway है, BOP crisis पैसा नहीं, फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस होता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए अर्थ नीति एक्सप्लेन्ड। इकोनॉमिक्स को रटना नहीं, समझना है,
Please subscribe to the channel.